शाला में दो कुशल नृत्यांगनाएं थी, मोतीबाई और जूही। मैंने स्वयं देखा कि कैसे नृत्य का अभ्यास छोड़कर वे रणभूमि में तलवारबाजी और घुड़सवारी के गुर सीखते हैं। देखते ही देखते रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना झांसी की सुरक्षा करने में समर्थ हो गई। झांसी में जो लक्ष्मी बनकर आई थी, वो अब दुर्गा बनकर प्रजा के दिल पर राज करने लगी। कुछ समय बाद वो पल भी आ गया जिसका झांसी राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की गोद भर गई। झांसी राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। महाराज गंगाधर के आंगन में धारियां बजी। पूरा झांसी राज्य खुशियों से सराबोर हो उठा। झांसी के इस उत्सव को न जाने किसकी नजर लग गई। खुशियों की शहनाइयों से अचानक मातम के स्वर फूटने लगे। मात्र 3 माह की किलकारी को क्रूर काल निकल गया। रानी की गोद उतर गई। इस घटना से महाराज गंगाधर को गहरा सदमा लगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें लाइलाज लोगों ने घेर लिया। महाराज को झांसी के भविष्य की चिंता सताए जा रही थी। झांसी के राज सिंहासन को वारिस हो सके, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने ही वंश के एक बालक को गोद लिया। महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई ने इस दत्तक पुत्र का नाम रखा दामोदर राव। अभी झांसी के भविष्य की सुरक्षा डावाडोल ही थी कि झांसी के वर्तमान का सूरज भी बुझ गया। असमय निधन हो गया महाराज गंगाधर राव का। रानी लक्ष्मीबाई ने किसी तरह होश संभाला। तब उन्होंने पीड़ा के आंसुओं को पोंछकर एक संरक्षक के रूप में झांसी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हथियाने के हथकंडे शुरू कर दिए। झांसी में तैनात अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट मेजर एलिस के जरिए रानी कलम का फरमान पहुंचाया। रानी साहिब, सन 1804 में हुई संधि के मुताबिक झांसी भी दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है। अब चूंकि स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए कंपनी उनके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी के उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दे सकती। आपको सूचित किया जाता है कि अब झांसी राज्य पूरी तरह से कंपनी के अधीन रहेगा। इसके एवज में कंपनी रानी लक्ष्मीबाई को उनके निजी खर्च के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन अदा करने की मंजूरी देती है और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को हुक्म देती है कि वे जल्द से जल्द अपने जरूरी सामान के साथ झांसी का किला खाली कर दें। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेष में लुटेरे हैं आप लोग। आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से, हम उनका फरमान अस्वीकार करते हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोध की ज्वाला से दहक उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथिया कर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर किला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। देशमुख जी ने उन्हें शांति से समझाया। श्रीमंत, मैं आपकी पीड़ा और क्रोध को समझ सकता हूं। देखिए, अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। क्या कह रहे हैं देशमुख जी? आप ऐसा
कैसे सकते हैं? मैं इन फिरंगियों के आगे झुक जाऊं और अपनी झांसी में सौंप दूं। गलत मत समझिए श्रीमंत। अगर आप शांति से विचार करें तो ये भी हमारी एक कूटनीति होगी। अंग्रेजों की बात अभी मानकर एक तो आप स्वतंत्र रहेंगे, दूसरा उनके खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें आप पर शक भी नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुख जी का सुझाव मान लिया। दिल पर पत्थर और मन में ढेर सारी यादें रखकर रानी ने किला छोड़कर रानी महल में रहने का फैसला किया। जाते जाते रानी ने झांसी को अपना संदेश दिया। इस किले से जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं हार गई। असली युद्ध तो अभी बाकी है। बिठूर में पेशवा बाजीराव ने मुझे देश प्रेम, स्वधर्म और स्वराज की शिक्षा दी थी। अब समय आ गया है कि मैं उनके द्वारा बताए गए स्वराज के मार्ग पर ही चलूं। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं एक दिन स्वराज की पताका जरूर फहराऊंगी। गीता में लिखा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में कहा कि युद्ध के दौरान अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर जीत हुई तो पृथ्वी पर राज्य का आनंद लोगे। सो हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। इतना कहकर रानी इस किले को छोड़कर चली गई। उस दिन दुल्हन बनकर आई रानी को मेरी देहरी से बाहर जाना पड़ा। मेरी दीवारें टूट कर गई। मेरी प्राचीर की छाती पर बदनुमा दाग की तरह काट दिया गया। फिरंगी हुकूमत का झंडा। हंसती खेलती झांसी का सुख वैभव छिन गया। अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल आम जनता को प्रताड़ित किया, बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के लिए मजबूर थे। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोरोपंत जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल बजा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा को कहें कि वे निश्चिंत रहे। इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन समय से पहले ही 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ हमला बोल दिया गया। मंगल पांडे की शहादत का शुभ समाचार भी आया। लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में भी बगावत की शुरुआत हुई, जो दिल्ली को आजादी दिलाने तक जा पहुंची। हमारी थी झांसी। 5 जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने स्टार शो पर हमला कर दिया, जो अंग्रेजी कंपनी का नहीं था। अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों समेत झांसी के लिए मारी। इस समय तक विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गॉर्डन को मार गिराया। गॉर्डन के बातें ही मेजर स्टीन ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं। ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस आ गई। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया।
बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से उन्नति की राह पर लाना है। झांसी के विकास का काम शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से किया। हर तरह की घटनाओं से जूझते हुए रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत कर ही रही थी कि एक दिन मोतीबाई एक बुरी खबर लेकर आई। श्रीमंत, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिठूर, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह विद्रोह को कुचल दिया गया है। यहाँ तक कि शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को लाल किले में मुकदमा चलाकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया है। उन्हें रंगून भेजा जा रहा है। श्रीमंत, बुरी खबर लाई हो मोतीबाई, बहुत बुरी। क्या तुम्हारे पास तात्या या पेशवा की कोई खबर है? जी हाँ श्रीमंत, पता चला है कि तात्या और राव साहब तो अपने 20,000 सिपाहियों के साथ कानपुर में डटे हुए हैं। लेकिन क्या मोतीबाई? लेकिन क्या? लेकिन श्रीमंत, बिठूर और कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीमुल्लाह खां को कुछ पता नहीं कि वे लोग कहाँ हैं। हे भगवान, वे दोनों जहां भी हो सुरक्षित। अंग्रेजी फौज किस ओर बढ़ रही है? क्या इसकी भी कोई खबर मिली है? जी श्रीमंत, राहतगढ़ और कानपुर में अंग्रेजी फौजों ने हमला किया है, पर वहां के हालात की पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सूचना जरूर मिली है कि जनरल यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज झांसी की ओर बढ़ रही है। हमें पता था हमें कि ये फिरंगी लौटेंगे। हमें अब पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मोतीबाई, जूही को हमारा संदेश लेकर तात्या के पास कालपी भेजिए तुरंत। वो तात्या से कहें कि जब अंग्रेज झांसी पर हमला करें तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा बोल दें। इस तरह इन अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जी श्रीमंत। राहत दल से भी पूरी खबर ही आई। अंग्रेजों ने वहां भाई फाजिल मोहम्मद खां को फांसी पर चढ़ा दिया। उनके भाई एक रिसालदार गुल मोहम्मद और लगभग 400 सिपाहियों के साथ झांसी पहुंचे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का मौका दें। रानी ने भरोसा किया, अपनी सेना में शामिल कर लिया। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। लेकिन झांसी में वफादारों की भी कोई कमी नहीं थी। फाटक पर ही अंग्रेजों पर टूट पड़े कुंवर खुदा बख्श। लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। रणनीति के अनुसार डॉक्टर टोपे ने बेतवा के किनारे 1 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर धावा बोल दी, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें पीछे कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति विफल हो चुकी। अब उन्हें स्वयं ही अंग्रेजों का सामना करना था। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए नहीं। लड़ाई के 11वें दिन वीर अली और दुल्हांजू ने किले का ओछा द्वार खोल दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में सफल रही। इधर किले के बुर्ज पर पहले बॉस खां और
फिर थोड़ी देर बाद मोतीबाई भी शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। आज भी उस दिल की मिट्टी में सुपुर्द खाक है ये शूरवीर। रानी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां झांसी के विरुद्ध होती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए बहादुर झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर गई। वेशभूषा के कारण झलकारी को रानी समझकर उनसे युद्ध करने लगे। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी। वही मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार पीठ पर ममता की चादर ओढ़े हुए रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से और देखते ही देखते मेरी आंखों से उजाला लगा। उस काली रात को मुझे झांसी से जाना पड़ा था, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि जब तक जीवित हूं तब तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी इस लड़ाई में ग्वालियर के सैनिकों ने मेरा साथ दिया और मैंने बिना लड़े ही जीत लिया ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन तिरंगियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत